नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो क्यू पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं फिर से प्रैक्टिस सेट, जो कि पार्ट 3 है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सभी पीजीटी, टीजीटी इत्यादि एग्जामों में लाभदायक साबित होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला ही है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अवधारणा दिए गए हैं और लेखकों का नाम दिया गया है। ए है सांस्कृतिक पश्चाता। सांस्कृतिक विलंबना जिसे कहते हैं, मतलब इसको सांस्कृतिक विलंबना भी कहते हैं। तो इसकी अवधारणा अकबर ने दिया था। ए का बी हो जाएगा। अगला है मिथ्या चेतना। मिथ्या चेतना की अवधारणा किसने दिया था? तो मार्क्स ने दिया था। तो बी का पहला हो जाएगा। समानता एवं संपर्क का नियम, ये फ्रेजर का है। डी है वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण, तो ये है डेर्नडार्फ का। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संस्था खाली स्थान से बनती है। किस चीज़ से बनती है? इसमें दिया गया है कर्ताओं का समूह, मूल्यों और मानदंडों का समूह, या नियमों एवं विधियों, या सभी। तो इसका संस्था जो है किस चीज़ को बोला जाता है? नियमों या विधियों का संग्रह को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज सिमेल का समूह एकल, द्विक, त्रिक के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित में से किस आधार पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो ये समूह का आकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन निर्वाह के एक क्षेत्र को जो कुछ मात्रा तक सामाजिक सुसंगतता एवं समानता द्वारा निर्दिष्ट होता है, कहते हैं क्या कहते हैं? उसको समुदाय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है किस चीज़ को? तो ये जीवन वृत्ति और इतिहास। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दृष्टांत को एक संदर्भ समूह व्यवहार के रूप में नहीं माना जा सकता? यहाँ पे नहीं माना जा सकता है, नहीं को देखना है हम लोग को। तो सर्वहाराकरण, बुर्जुआकरण और संस्कृतिकरण को क्या संदर्भ समूह के रूप में हम लोग रख सकते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण को नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक समूहों का पुंज है? तो कौन सा होगा? देखिए, ए में है क्लिक, फैशन और कॉक्स। बी में है गैंग, यूनियन और डकैत, ये भी नहीं है। सी में भी मलिन बस्ती, ग्राम और गैर सरकारी संगठन, ये भी नहीं है। जबकि पड़ोस, साथी समूह और पंचायत, ये अनौपचारिक समूह होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि विद्यालय बच्चों को सार्वभौमिक मानकों तथा वयस्क समाज की अर्जित परिस्थिति की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार करते हैं? तो ये पार्सन्स ने बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? तो ये करते हैं इमाइल तुर्की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के आदेश निर्गत करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग सत्ता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो किस किस चीज़ में उच्चाधिकार पदों पर काबिज होते हैं? तो ये होते हैं कौन कौन हो जाएगा? बड़े व्यापार निगमों, सेना और संघीय सरकार। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? तो ये करते हैं डेरनडार्फ। तो ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज निम्नलिखित में से किसके अभिलक्षित होता है? किससे अभिलक्षित होता है? तो ये होता है पूंजी का अपघटन, ये भी सही है। श्रम का विभेदीकरण, ठीक है। उसके बाद में हीरे के समान वर्ग संरचना, ये भी सही है। संघर्षों का विनियम एवं संस्थाकरण, ये भी सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था और इसमें भी है। ये प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, GH मेड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अभिकथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन है, व्यक्तित्व प्रणाली समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक प्रणालियों में एकीकृत हो जाती है। कारण दिया हुआ है, समाजीकरणकर्ता की सहायता समाज की भूमिका निभाने के लिए करता है। तो इसका दोनों ही सही है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह निम्नलिखित में से किसके अभिलक्षित होते हैं? किससे होती है? तो जीवन शैली से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? किसको प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी माना जाता है? तो वेबलेन को माना जाता है। वेबलेन को माना जाता है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी को ही उत्तरदायी माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है? तो ये चक्रीय सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है? तो किसने किया है इसको? क्या हम लोग सुइजीनियस जिसको बोलते हैं वही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित प्रतिमान चरों की योजना में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, ये पैटर्न वेरिएबल जिसे कहते हैं, प्रतिमान चर को हम लोग क्या कहते हैं? पैटर्न वेरिएबल। ये कितने पार्सन्स ने बताए थे? 5 बताए थे। तो पहला उन्होंने बताया था भावात्मक बनाम भावात्मक तटस्थता। दूसरा उन्होंने बताया स्व उन्मेष बनाम सामूहिक उन्मेष। तीसरा उन्होंने बताया था निर्दिष्टता बनाम सार्वभौमिकता। और चौथा उन्होंने बताया था विश्रम बनाम विनिर्दिष्टता। और पांचवा उन्होंने बताया था प्रदत्त बनाम अर्जित। तो इस तरह इसमें देखते हैं तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मेल खाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन है, समाज की प्रक्रियात्मक एकता इस बात का समर्थन करती है कि समस्त मानकीकृत समाज एवं सांस्कृतिक विश्वास और व्यवहार समग्र समाज के लिए तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रक्रियात्मक होते हैं। कारण दिया हुआ है कि उपयुक्त मानकीकृत मदें कार्यकारी समष्टि के अपरिहार्य भाग हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, पर क्या है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिघटना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक उपागम नहीं अपनाते हैं? तो कौन नहीं अपनाते हैं? ये है ऑप्शन डी हो जाएगा, हैबरमास। हैबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यह धारणा निम्नलिखित में से किसने की थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है? तो ये कहते हैं डेरन टार्फ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किए हैं आर.के. मर्टन। आर.के. मर्टन परिस्थिति या भूमिका से रिलेटेड बहुत सारे अवधारणा दी हैं। तो भूमिका और परिस्थिति से रिलेटेड हमारे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो है, उसे जा कर के देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, जादू धर्म तथा विज्ञान में सर्वमान्य क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें ए दिया गया है अवलोकन तथा प्रयोग, या मानव पर समान प्रभाव, या अज्ञात की ओर उन्मुखता, या अलौकिक की ओर उन्मुखता। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा, जो तीनों में समान होता है धर्म, जादू और विज्ञान में, तो वो होता है ज्ञात की ओर उन्मुखता, यानी कि जो भी अज्ञात है हमारे लिए उसकी खोज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुक जाओ, साइकिल को चले जाने दो। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समाज के अध्ययन के द्वंद्वात्मक उपागम का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? ये है टी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन करता है? तो ये विवरणात्मक शोध करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक विश्वविद्यालय में 7530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता इस समूह से 10% प्रतिदर्श लेता है, जो कि 753 छात्र हैं। इसे कहा जाएगा, तो क्या कहेगा? प्रतिदर्श का आकार बोला जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक परिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़े के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? तो अवलोकन का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन शक्तियों का तत्व है? तो कौन कौन बताए हैं? पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांतों में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? तो ये किंग्सले कोलिंस करते हैं। कोलिंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि असमानता की मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है? तो ये कोजर का मानना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो अंतर्वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वेतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। इन्होंने अव्यवहारिक की बात की, कालक्रमिक की बात की, एक कालिक की बात की है, लेकिन द्वंद्वात्मक नहीं की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन नहीं है? इसमें भी बताना है नहीं है। तो माध्य भी हो जाएगा, माध्यिका भी हो जाएगा, बहुलक भी है, मापन ये सब है, लेकिन मानक विचलन ये मापन का
नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु इसे मात्र वैसा ही बनाते हैं जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त, प्रदत्त और संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। ये वक्तव्य किसका है, यानी कि किनका ये सब मानना है? तो ये मानना है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ अंतर्कृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है, किसका कथन है? तो ये है G.H. मीड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति का एक लक्षण नहीं है? इसमें भी बताना है नहीं है का। तो इसमें दिया हुआ है लोगों की सामूहिकता, यह है स्वैच्छिक सदस्यता, यानी कि समिति में स्वैच्छिक सदस्यता होती है। तो कौन सा नहीं होगा? इसमें आदर्श मानदंडों का अनुसरण। आदर्श मानदंडों का क्या हो गया? ये नियमों का संग्रह है ना, तो इसलिए ये संस्था हो जाएगा, समिति नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिका की प्रकृति पर दिए गए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें भी बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें परिस्थिति के साथ इसकी कोई संबद्धता नहीं है, ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोजर के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार का विवाद प्रणाली के लिए प्रक्रियात्मक नहीं हो सकता? तो ये क्या नहीं हो सकता है? केंद्रीय मूल पर विवाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमाण में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? तो ये अनुपात में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? तो किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो आर.के. मार्टन करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है को बताना है। जैव सम्यक्ता की बात इमाइल दुर्खिम करते हैं, ठीक है। प्रतिमान चर पार्सन्स, पैटर्न वेरिएबल की बात पार्सन्स को करते हैं। आत्मदर्पण का कुल्ले करते हैं, लेकिन व्यष्टिवादी प्रकारवाद का ये मर्टन बात नहीं करते हैं, ये करते हैं समष्टिवाद प्रकारों का। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सहभागी अवलोकन पर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित का सही अनुक्रम पहचानिए, यानी कि शोध करने की कौन कौन सी विधि है उसका क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा प्रकल्पना का निर्माण। सबसे पहले प्रकल्पना का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में होता है निराकरणीय प्रकल्पना बनाना, उसके बाद में होता है प्रायोगिक अध्ययन करना, उसके बाद में हो जाता है अवलोकन करना, उसके बाद में आंकड़ा विश्लेषण करना, उसके बाद में हो जाता है सबसे लास्ट में प्रतिवेदन लिखना। तो इस तरह हम देखते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत का पर काम किया है? तो किसने किया है? कॉलिन्स ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, वर्ग स्थिति की प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग स्थित अगला क्वेश्चन है, वर्ग स्थिति के प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग स्थिति के आधार नहीं है। इसमें भी नहीं पूछ रहा है। तो इसमें संपत्ति है, आय नहीं है, प्राधिकार भी है लेकिन जाति नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।